वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपटीशन एक्ट 2010 के कुछ सर्टन बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और तीन जो प्रोहिबिशन उस एक्ट के अंदर मेन मेंशन हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स और प्रोहिबिशन ऑफ डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। सो जो इस एक्ट का प्रीएम्बल है, कंपटीशन एक्ट 2010 का प्रीएम्बल बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक्ट के स्टार्ट में लिखा हुआ होता है और उसके अंदर अमूमन जो रेलिवेंट लॉ होता है वो उसका ऑब्जेक्टिव बताए हुए होते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव जो मेंशन है प्रीएम्बल में वो क्या है? वो है कि टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू इन्हांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये कंपटीशन को इंश्योर करना चाहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए ताकि उससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आए। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर से, यानी जहां पे कोई मोनोपोली हो जाती है, कोई ऐसे मर्जर्स होते हैं जिससे अल्टीमेटली प्राइसेस हाई होने से कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है, तो उसको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस एक्ट के थ्रू एक न्यू बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट की गई जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीसीपीबी हम कहते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये, इसका जो काम यही है कि इन्होंने कंपटीशन को मेंटेन करना है और इन्हांस करना है। मार्केट में जो कंपटीशन के एंटी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कह लें कि काउंटर करना है, उन पर नज़र रखनी है और रेगुलेट करना है। तो ये जो एक्ट है सीसीपी कंपटीशन एक्ट 2010, इस एक्ट ने सीसीपी को इस्टेब्लिश किया जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉसी रेगुलेटरी एंड इंडिपेंडेंट कॉसी जुडिशियल बॉडी है। कॉसी रेगुलेटरी, अच्छा कॉसी का यहाँ पर मतलब यूं है कि आप कह सकते हैं कि ये इटसेल्फ गवर्नमेंट नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट तो है, लेकिन साथ ही उसके पास पावर्स जो हैं वो रेगुलेशन करने की हैं। जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है या इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं, उसी तरीके से कंपटीशन कमीशन के पास भी सर्टन रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटीज़ हैं जो कंपटीशन से रिलेटेड है। तो ये उसके रेगुलेशंस भी खुद बनाती हैं, उसको मॉनिटर भी खुद करते हैं। और ये एक किस्म की जो है आप कह सकते हैं कि सेमी जुडिशियल बॉडी भी है, यानी कई जगह पे ये पेनल्टी खुद लगा सकते हैं और खुद केस के ट्रायल वगैरह कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ मामलात में जाहिर बात है कि जो इनके फैसले के अगेंस्ट अपील है वो प्रॉपर कोर्ट सिस्टम के अंदर भी आगे मूव कर सकती है। तो इनका जो काम है वो ये है कि इन्होंने हेल्दी कंपटीशन जो कंपनीज के दरमियान हो, जो इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए हो, उसको इंश्योर करना है। ये इनका कहने के मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जो कुछ डेफिनेशन इस एक्ट में दी हुई हैं उन पे बात करते हैं। तो गुड्स का वर्ड कई जगह पर यूज होता है। तो गुड्स के अंदर कोई भी ऐसा आइटम शामिल है जो रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, बाय प्रोडक्ट हो, विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, यानी जो किसी प्राइस के अगेंस्ट सेल किया जाता है। रिटेलर इन रिलेशन टू सेल ऑफ एनी गुड्स मीन पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल, यानी अदर देन फॉर रीसेल जैसे कंज्यूमर को जो पर्सन बेचता है। जब हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर या एक रूटीन में जो नेबरिंग शॉप होती है वहां से जाकर चीजें खरीदते हैं तो हमने आगे बेचनी नहीं होती, हमने उसे कंज्यूम करना होता है। तो जो पर्सन हमें सेल कर रहा होता है उसे हम कहते हैं रिटेलर, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहा है, वो ऐसे पर्सन को दे रहा है जिसने आगे सेल नहीं करनी, उसने कंज्यूम करनी है। रिटेलर के मुकाबले में अगर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन है होलसेलर की, कि सेम डेफिनेशन लगेगी इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड्स मीन द पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सेल्स देम टू एनी अदर पर्सन फॉर रीसेल। तो इनफैक्ट तरीकेकार ये होता है कि मैन्युफैक्चरर आगे चीजें देता है होलसेलर को, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, और फिर होलसेलर से वो चीजें आती हैं रिटेलर के पास, रिटेलर से मिलती हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसके बाद उनको कंज्यूम या यूज कर लेता है। तो रिटेलर और होलसेलर का डिफरेंस है यहाँ पर, और उसकी वजह यह है कि इस लॉ में होलसेलर के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू रिटेलर्स। रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट मार्केट का मतलब है कि ऐसी मार्केट जिसको सीसीपी यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करेगा विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट, यानी प्रोडक्ट के बेसिस पर या उसके ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पर। तो फर्दर डिफाइन किया गया है कि प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है और ज्योग्राफिक मार्केट क्या होती है। तो प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइज करती है तमाम उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो इंटरचेंजेबल या सब्सटीट्यूटेबल कंसीडर होती हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि जी एक कपड़े धोने का साबुन है, एक कपड़े धोने का सर्फ है, एक कपड़े धोने का लिक्विड है, एक कपड़े धोने का यानी पाउडर फॉर्म में
तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इंटरचेंजेबल और सब्सटीट्यूटेबल कंसीडर होती हैं, तो इनकी जो मार्केट होगी वो एक प्रोडक्ट मार्केट कहलाएगी बाय द कंज्यूमर बाय रीजन ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइसेस एंड इंटेंडेड यूजेस। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफिक मार्केट की, तो ये एरिया को बेस करती हैं। तो कंप्राइज द एरिया इन विच द अंडरटेकिंग कंसर्न आर इन्वॉल्व इन सप्लाई और प्रोडक्ट और सर्विस इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजीनियस, यानी सिमिलर कंडीशंस हैं कंपटीशन की उस एरिया में एज कंपेयर टू, यानी जो कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम नेबरिंग ज्योग्राफिक एरिया से, क्योंकि वहां की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं कि जी जो मुल्तान में एक सर्टन प्रोडक्ट है उसके लिए जो कंपटीशन की सिचुएशन है वो डिफरेंट है और एज कंपेयर टू लाहौर, तो फिर लाहौर एक सेपरेट ज्योग्राफिक मार्केट कंसीडर होगी और मुल्तान एक सेपरेट ज्योग्राफिक मार्केट कंसीडर होगी। लेकिन लेट्स से कि हम कहते हैं कि मुल्तान और लाहौर दोनों में जो कंपटीशन की कंडीशन है वो सेम है, लेकिन ये कंडीशन उन कंडीशन से डिफरेंट हैं जो कि कराची में हैं, तो फिर क्या होगा कि लाहौर और मुल्तान की जो कंबाइंड मार्केट, लेट्स से पंजाब जो मार्केट है, इसको हम कहेंगे कि ये ज्योग्राफिक मार्केट एक सेपरेट मार्केट है और कराची या जो फिर सिंध की जो मार्केट है होगी वो एक सेपरेट ज्योग्राफिक मार्केट होगी। तो एक ज्योग्राफिक मार्केट सिटी बेस पर भी हो सकती है और बेसिकली प्रोविंशियल बेस पर भी हो सकती है और नेशनल लेवल पर भी एक दो रीजन वाइज भी हो सकती है। एक प्रोविंस के अंदर एक से दो रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं इसमें। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट में किसी पर्सन की एक डोमिनेंट पोजीशन होती है, यानी वो मार्केट में उनके पास काफ़ी सारा शेयर होता है और वो उस बेस पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो कंपटीशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, तो वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहलाता है कि आपकी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है उसको आप एब्यूज कर रहे हैं और लॉ इसको प्रोहिबिट करने की कोशिश करता है। तो लॉ ऐसी प्रैक्टिस नहीं चाहता जिसमें डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया जाए। तो रिक्वायरमेंट ये है कि नो पर्सन शैल अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, ये रिक्वायरमेंट आ गई। अब ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होता क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ब्राउट अबाउट, मेंटेन्ड और कंटिन्यूड इफ कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और डिस्टॉर्ट कंपटीशन, यानी कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कंपटीशन को डिस्टॉर्ट, रिड्यूस, रिस्ट्रिक्ट कर रही हो रेलिवेंट मार्केट के अंदर, वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहलाएगी और ये मना है। अब इसके आगे लॉ में पेनल्टीज भी हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनकी लिस्ट, लेकिन ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैल इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी ये लिस्ट जो है ये जो 6-7 हम 8 आइटम्स अभी बेसिकली देखेंगे, ये 8 आइटम्स तो प्रैक्टिसेस जो हैं वो तो शामिल हैं ही हैं कि जिन्हें हम कहेंगे कि ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट, इनके अलावा भी हो सकती हैं, यानी कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि ये 8 आइटम तक लिमिटेड नहीं है ये लिस्ट। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव, लिमिटिंग प्रोडक्शन सेल्स। अगर आप प्रोडक्शन को लिमिट कर देते हैं, आप कहते हैं कि जी आपके पास एक डोमिनेंट पोजीशन है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप बनाते हैं और आप उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकेंगे। इसी तरह सेल्स कम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने नोटिस किया है कि पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें लग जाती हैं और लोग महंगा पेट्रोल लेने पर भी तैयार हो जाते हैं जब उसकी पीछे से सप्लाई लिमिट हुई भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन को जो है वो एंटी कंपेटिटिव कंसीडर किया जाएगा। अनरीजनेबल इंक्रीजेज इन प्राइस तो वो भी बेसिकली कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करने की बात है। अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन क्रिएट किए जाएं तो ये भी अब्यूज कंसीडर होगी। फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी सेम गुड्स की डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर्स को चार्ज करना विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कहते हैं कि जो ज़्यादा वॉल्यूम में चीज़ें खरीद रहा है उसके लिए जो आपकी प्राइस है वो लोअर आप कर देते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं। अगर वो जस्टिफाइड लेवल तक होगा तो इट्स ओके, लेकिन अदरवाइज अगर आप डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर्स को चार्ज करें, फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन मौजूद है तो वहाँ पर आपने लोअर प्राइसेस रखी हुई हैं और दूसरी जगह पर आपकी का कंपटीशन मौजूद नहीं है तो वहाँ पे हायर प्राइसेस रखी हुई हैं, तो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। तीसरा है टाइम्स, यानी जहाँ पर आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंडीशनल कर देते हैं दूसरी गुड्स और सर्विसेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी अगर आप हमसे गाड़ी खरीदेंगे तो टायर भी आपको जो रिप्लेस करवाने होंगे वो सिर्फ हमसे ही करवा सकते हैं, या इस तरह की और जो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स में आप कहते हैं कि जी अगर यूटिलिटी स्टोर पर है कि घी खरीदेंगे, घी खरीदना चाहते हैं या शुगर खरीदना चाहते हैं तो उसके साथ आपको सर्टन 500 रुपीज़ की दूसरी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। ये टाइम्स वगैरह जो है वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर एक क्योंकि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है तो प्रोबेबली उनको एग्जाम्पशन मिली हुई होगी, या दूसरी रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी जो है वो लोअर प्राइसेस पर गुड्स दे रहे होते हैं मार्केट से,
रादर देन हायर प्राइसेस, तो वो कंज्यूमर को सीसीपी की नज़र में ये होगा कि उससे फ़ायदा मिल रहा है। नेक्स्ट है कि मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of the contract। अब बेसिकली इसमें ये पॉइंट है कि आप कहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तब कंक्लूड करेंगे अगर वो कुछ और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका डायरेक्टली कोई जो है ना लिंक या ताल्लुक नहीं बनता आपकी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अब इसमें जो डिफरेंट केसेस हमारे सामने पास्ट में आते हैं, यूएस का एक केस है जिसमें एक जो नेल यानी कि मशीन बना रहे थे जिससे नेल्स लगाए जाते हैं लकड़ी के अंदर, तो उन्होंने इस तरह का एक टाइम किया कि जो नेल्स खरीदे जाएंगे वो भी उनके ही खरीदे जाएंगे या उनके अप्रूव्ड सप्लायर से सिर्फ खरीदे जाएंगे, वरना आप उसको नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इस तरीके से कि आप फोटोकॉपी मशीन बेचें और साथ कहें कि इसमें सिर्फ जो पेज यूज़ होगा वो एक खास कंपनी है उसी का आप पेज लेकर यूज़ करेंगे तो वो यूज़ होगा, वरना यूज़ नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो और वो आप कह देते हैं कि जी ये इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई फोटोकॉपी मशीन बनाने वाली कंपनीज डिफरेंट हैं और जो पेपर बनाने वाले जो कंपनीज और मिल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसमें टाइम जब आप इस तरीके का कर देते हैं दूसरी कंपनी के साथ, दूसरे किसी ब्रांड के साथ या प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें यूजर्स को हो सकता है कि उनका महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़े जबकि मार्केट में उससे सस्ता प्रोडक्ट भी मौजूद हो। तो ये भी एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कंसीडर होगा। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन, यानी एक जैसी ट्रांजैक्शन है पार्टीज के साथ लेकिन उसमें आप किसी के साथ और कंडीशन रख रहे हैं, किसी के साथ और कंडीशन रख रहे हैं, जिससे कंपेटिटिव डिसएडवांटेज क्रिएट हो रहा है उन पार्टीज को, तो वो एक इशू है। फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग ये होता है कि जब कोई नए कंपेटिटर आता है तो आप अपनी प्राइसिंग बहुत लो कर देते हैं ताकि मार्केट से वो कंपेटिटर जो है आपके साथ compete ना कर सके। फिर वो जब मार्केट छोड़कर चला जाता है तो फिर आप हायर प्राइसेस चार्ज करके अपना प्रॉफिट तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ये तो मोनोपोली वाली बात है, तो ये भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। बायकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी किसी और अंडरटेकिंग जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसी गुड्स और सर्विसेज की कर रही है उसका बायकॉट करना, उसको मेन एसोसिएशन में शामिल ना होने देना, या उन तक जो रिसोर्सेज हैं उनकी कह लें कि अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना, ये भी एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। एंड रिफ्यूजिंग टू डील, यानी जब आप एक चीज़ की मेन किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को कवर कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, और फिर आप एकदम कहें कि जी हमने डील ही नहीं करना, हम तो कोई सेल ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई चीज़ ही नहीं कर रहे, तो ये भी एक डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज़ है कि जब लोग आप पर रिलाई कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आपके पास से मिलती है, आपके पास है भी सही या आप बना सकते हैं और आप नहीं बना रहे और आप डील नहीं कर रहे, तो ये भी एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। तो ये सारे काम जो है ये लॉ की कंट्रावेंशन कंसीडर होंगे। एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। XYZ Limited operates a chain of retail outlets selling essential material used in construction in all major cities across Pakistan, having market share of 60%. 60% मार्केट शेयर अक्रॉस पाकिस्तान मीन्स के डोमिनेंट पोजीशन है, और वो एक एसेंशियल मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है उसको की चेन ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट टीम ऑफ XYZ लिमिटेड हैज फाइनलाइज्ड अ स्ट्रेटजी टू लोअर द प्राइस सिग्निफिकेंटली इन सम सिटीज जहां पे कुछ स्मॉल कंपेटिटर्स इमर्ज हुए हैं। एग्जेक्टिव ने ये एक्सप्लेन किया है कि इससे लॉस बेयर होगा क्योंकि प्राइसेस लो कर देंगे तो कुछ टाइम के लिए लॉस होगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटजी से क्या होगा कि वो जो कंपेटिटर हैं वो क्लोजर की तरफ फोर्स हो जाएंगे, और जब वो उनको क्लोजर की तरफ से चले जाएंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। फिर XYZ जो है वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करके प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि जिन सिटीज में कंपटीशन आया वहां पे प्राइसेस लो कर दी जाएं, जो कंपेटिटर हैं उनके लिए फिर हमारे अगेंस्ट compete करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उन्हें मार्केट छोड़कर जाना पड़ेगा। जब वो छोड़ के चले जाएंगे तो फिर सिर्फ हम बाकी बचे हुए, तो हम अपनी मोनोपोली की वजह से हाई प्राइसेस चार्ज करके प्रॉफिट दोबारा अर्न कर लेंगे। अब इसका एनालिसिस ये है कि ये जो प्रैक्टिस है ये बेसिकली आती है प्रीडेटरी प्राइसिंग टू ड्राइव कंपेटिटर्स आउट ऑफ मार्केट। ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है और ये कंपटीशन एक्ट की कंट्रावेंशन कंसीडर होगी। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, सेकंड प्रोहिबिशन कुछ एग्रीमेंट्स की है, यानी ये लॉ कहता है कि सर्टन एग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि अगर वो एग्रीमेंट्स किए गए तो वो वॉइड कंसीडर होंगे, वो इस लॉ की कंट्रावेंशन कंसीडर होंगे। तो
जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। नो अंडरटेकिंग और एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग। एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग है, जैसे आप कहते हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान सीएनजी पंप एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान पेट्रोल फ्यूलिंग स्टेशन की एसोसिएशन है। तो इस तरीके से कोई भी जो एक बिजनेसेस की एसोसिएशन होती है। shall enter into any agreement or in the case of an association of undertaking shall make a decision in respect of the production, supply, distribution, acquisition or control of goods or the provision of services which have the object or effect of preventing, restricting or reducing competition. Once again focus इस पर है कि भाई उससे competition reduce prevent ना हो तो within the relevant market unless कि वो एग्रीमेंट एग्जाम्प्ट हुआ हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। उसमें ये होता है कि जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जिससे आप कहते हैं कि सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस तरह के एग्रीमेंट से उल्टा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को, यहाँ पे लोगों को, तो फिर आप उस एग्रीमेंट को जो है सीसीपी को दे सकते हैं और अगर उन्हें भी वो भी कन्विंस हो जाते हैं तो वो आपके एग्रीमेंट को एग्जाम्प्ट कर देंगे। एग्रीमेंट अगर आपका एग्जाम्प्ट हो गया तो फिर वो एग्रीमेंट इफेक्टिव रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो प्रोहिबिटेड कंसीडर नहीं होगा। अदरवाइज अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जो कि कंपटीशन को प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट या रिड्यूस कर रहा है और उसमें एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगी, तो उसका स्टेटस तो ये है कि ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। अब एग्रीमेंट्स की लिस्ट, जो कि कंप्लीट लिस्ट नहीं है लेकिन कम से कम इसके अंदर ये 7 आइटम्स जो हैं कंसीडर किए जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। फिक्सिंग द परचेज और सेलिंग प्राइस और इम्पोजिंग एनी अदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन। अब जिस तरह से शुगर मिल्स डिसाइड कर लें कि भाई हम किसी किसान से भी जो फसल है जो गन्ने की होती है, शुगर केन की होती है, वो एक सर्टन रेट से ऊपर पे नहीं खरीदेंगे, तो वो फार्मर्स के लिए अल्टीमेटली तो देखें बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि वो अगर एक मिल को बेचेंगे तो वो भी उस रेट से ऊपर नहीं ले रहे, दूसरे को बेचेंगे वो भी नहीं ले रहे। तो इस तरह से ये मिल्स मिलकर जो है उनको कह लें कि एक उस ऐसा एग्रीमेंट अगर कर लेती हैं तो उससे नुकसान पहुंचाएंगे उनको, और आइंदा जो है वो फिर फार्मर के लिए शायद फिजिबल ना रहे इतने लो रेट्स और इतने लो प्रॉफिट्स के ऊपर शुगर केन को की काश्त करना। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा और शॉर्ट टर्म में भी फार्मर को तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी नुकसान हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में पूरे कंट्री को नुकसान होगा। तो ऐसी एग्रीमेंट जो है वो अलाउड नहीं होंगे। फिर डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट, लाइक ये कहना है कि जी इस एक मार्केट में सिर्फ हम सेल करेंगे, दूसरी मार्केट में सिर्फ आप सेल करोगे, ताकि जो है ना यहाँ पर हम अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर लें, वहां पर आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर लें, ऐसा एग्रीमेंट भी प्रोहिबिटेड है। फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल विद रिगार्ड टू एनी गुड्स और द मैनर और मींस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। जैसे सीमेंट कंपनीज ये अगर कर लेती हैं, लेट्स से एजम्पशन कि वो एक क्वांटिटी डिटरमिन कर लेती हैं कि मार्केट में जो डिमांड है सीमेंट की उससे वो थोड़ा सा कम पे सेट कर कर आपस में एक डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी सीमेंट हम बनाएंगे, इतनी आप बनाएं, इतनी आप बनाएं, ताकि जो सप्लाई है वो ज़्यादा ना हो और सप्लाई के ज़्यादा होने से मार्केट में रेट नीचे ना जाएं, बल्कि सप्लाई थोड़ी सी कम रखें डिमांड से, ताकि रेट्स मुसलसल बढ़ते रहें। फिर है लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। जैसे स्मार्टफोन कंपनीज अगर आपस में एग्रीमेंट कर लें कि उनमें से कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगा, ताकि ना कोई नई टेक्नोलॉजी आए और ना ही कोई जो है कंपटीशन इस तरह का क्रिएट हो जिससे जो है उनको अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उस पर नुकसान होने का डर हो, या फर्दर इनोवेशन करनी पड़े या प्राइसेस लो करनी पड़े, तो वो टेक्निकल डेवलपमेंट को स्लोली चलाते हैं या लिमिट कर लेते हैं आपस में एग्रीमेंट करके, तो ऐसा एग्रीमेंट भी प्रोहिबिटेड है। क्लोसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल, यानी मिलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन की बिडिंग आई है तो जिन 4-5 कंपनीज जो उसके लिए बिडिंग कर सकती हैं वो आपस में जो है ना एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जी एक खास आपस में तकसीम कर लेती हैं, भाई एक ही कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए सिर्फ आप बिड करोगे, दूसरे के लिए आप बिड करोगे, तो आपस में वो मिलकर इस तरह से बिडिंग करती हैं, इतने हाई प्राइसेस सारे के सारे देती हैं कि जो उन हाई में से भी लोएस्ट है वो भी काफ़ी हाई प्राइस होती है, और फिर जो है प्रपोजल की बेस पर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्लूजन करना, आपस में मिलकर इस तरीके की डील कर लेना, ये भी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। फिर है डिसिमिलर कंडीशन इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन को अप्लाई करना। ये प्रीवियस वाले अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पार्टीज के साथ जो है सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी डिसिमिलर कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिससे कोई एक पार्टी उसमें डिसएडवांटेज पर है। और फिर ये पॉइंट जो लास्ट है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे दूसरी पार्टी की सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन साथ लग जाएं, जो कि कमर्शियल यूजेज के साथ उसका कोई कनेक्शन ना बनता हो या उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लॉजिक ना बनती हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक सीमेंट कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि वो सीमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ही सेल करेंगी जो एट द सेम टाइम जो है स्टील उनकी ही एक सब्सिडरी कंपनी से परचेज करता हो।
ठीक है। तो ये इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो लगा देने से, या फिर वो एक टाई इन की कंडीशन बाद वक्त ये लगा दी जाती है कि एनुअल टारगेट सेट कर दिए जाते हैं जिसके ऊपर इंसेंटिव मिलना होता है, और फिर वो जो रिटेलर होता है वो फिर कह लें कि, या जो होलसेलर होता है वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसका टारगेट पूरा नहीं होता तो उसके लिए जो डिस्काउंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, वो उसके लिए कॉस्ट का इशू बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे जो है ना मार्केट के अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं जो कि कह लें कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए और अल्टीमेटली पब्लिक के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दी जाएं, तो एक तो मैंने आपसे नेल मशीन का डिस्कस किया, फोटोकॉपी मशीन का एक एग्जांपल डिस्कस की, तीसरी एग्जांपल हमने वो डिस्कस कर ली कि सीमेंट कंपनी जो है वो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन लगा देती है कि डिस्ट्रीब्यूटर वो उसी को बनाएंगे जिसने ऑलरेडी उनकी ही एक सब्सिडरी है जिससे स्टील वो एक सर्टन टारगेट का खरीदेंगे तो वो उसको सीमेंट सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस लगाना एग्रीमेंट्स वगैरह में कि हम लगाएंगे या कुछ करेंगे तो वो एग्रीमेंट भी प्रोहिबिटेड होंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, जावेद लिमिटेड एंड सलीम लिमिटेड आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। बोथ कंपनीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, तो रेलिवेंट मार्केट तो जोग्राफिकल मार्केट भी हो सकती है। एनालिसिस ये है कि ऐसा कंपटीशन एक्ट के मुताबिक कंपनीज को ऐसा करना अलाउड नहीं है अनलेस कि उन्हें एग्जाम्पशन मिली हो। यहाँ पे एग्जाम्पशन का कोई जिक्र नहीं है और इससे कंपटीशन डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट हो रहा होगा, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर है जी प्रोहिबिशन ऑफ डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि नो अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, और डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को उन्होंने डिफाइन किया है कि जो रिस्टोर करे या कंटिन्यू करे इन चार में से कोई भी पॉइंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ताकि किसी और के बिजनेस को नुकसान पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को देना ताकि अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, करेक्टर मेथड प्लेस के बारे में, सूटेबिलिटी और यूज के बारे में, क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में आप कहते हैं जी ये प्रोडक्ट है, इससे ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, जबकि उस प्रोडक्ट से वो सब कुछ नहीं होता, कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन लैक करती है। प्राइसेस उसकी बताना कि ये सबसे लो प्राइस है जबकि एक्चुअली वो लो प्राइस ना हो, या उसकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बताना है कि जी ये प्रोडक्ट तो जो है जापान में बनी हुई है जबकि एक्चुअली वो वहाँ पर ना बनी हो। तो या उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट तो स्किन केयर के लिए यूज़ की जा सकती है जबकि वो इनफैक्ट स्किन पे टेस्ट ना हुई हो, और या उसकी क्वालिटी को गलत बताना। ये सारी चीज़ें जो हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होंगी और ये कंट्रावेंशन है। इसी तरीके से फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स करना एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस में, जिस तरह वो हम टीवी पर अक्सर एड्स वगैरह देखते हैं कि एक सर्फ के साथ दूसरे सर्फ से कपड़े धोए और बताया कि देखें जी ये ज़्यादा साफ़ हैं और दूसरे सर्फ के जो हैं वो इतने साफ़ नहीं हैं। तो फिर इसमें ये जो है ये फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन हो जाता है गुड्स का। हाँ, इसमें ये कि अगर आपने एक्चुअल वो टेस्ट किया है उसमें आप दूसरी के प्रोडक्ट को जो है हार्म किए बगैर, शो किए बगैर अगर आप उसको शो करते हैं तो दैट वुड बी ओके। इसी तरह किसी दूसरे का ट्रेडमार्क, फर्म नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग या पैकेजिंग यूज करके चीज़ बेचना, ये भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में आता है और ये भी जो है कंट्रावेंशन होगी लॉ की। एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SIL सीमेंट। तो SIL कंपनी का नाम है, उन्हीं के नाम से सीमेंट है। SIL का मार्केट शेयर तकरीबन 23% है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। SIL plan for the next year include launching a vigorous advertisement campaign which would involve television advertisement highlighting some of its unique feature of SIL cement and how it is superior to the cement manufactured by other competitors। तो इसमें जो हमारी एडवाइस इन्हें होगी कि ये ब्रांड तो अपने यूज़ कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट्स जो हमें लॉ में बताएंगे उनका ख्याल रखना चाहिए। ब्रांड तो ये क्योंकि अपने यूज़ कर रहे हैं तो 4th पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है। 3 पॉइंट्स हम इन्हें कहेंगे कि अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन में इंश्योर करें कि वो चीज़ ना हो रही हो। यानी सबसे पहले तो कोई ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे दूसरे के बिजनेस को हार्म पहुंचे। ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर को जो कि गलत हो, और ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे। 4th पॉइंट ऑलरेडी इनका कवर्ड है कि ये अपना ही ब्रांड यूज कर रहे हैं SIL सीमेंट का। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।